हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मतलब दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझेंगे कि स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्क्यू लाइंस। नाउ स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन क्या रहता है, किसको हमने स्क्यू लाइंस कहा है। टू लाइंस इन स्पेस, मतलब हम 3D के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 3D में दो लाइन, ठीक है, टू लाइन इन स्पेस सच दैट दे आर नॉट पैरेलल, जो पैरेलल नहीं है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और साथ में वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अ कॉल्ड स्क्यू लाइंस। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। मतलब इस तरह की लाइन है या फिर दो लाइन जो इस तरह से हैं कि जो पैरेलल नहीं है और साथ में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इन स्पेस, ठीक है, स्पेस के अंदर इस तरह की लाइनों को हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई। अगर मैं इसका आपको डायग्राम बनाऊं, मान लो कि एक लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है और दूसरा लाइन कुछ ऐसे आ रहा है, और ये लाइन को जब हम आगे पीछे की तरफ लेके जाएं तो इसके ऊपर से ही निकल जा रहा है। ठीक है, और ये लाइन इस तरह से नीचे, इसके नीचे से जा रहा है। तो इस तरह की जो लाइन है होती है उनको हम कहते हैं स्क्यू लाइंस कहते हैं, जो पैरेलल तो नहीं है और साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक, तो इस तरह की लाइनों को हमने क्या बोला है, स्क्यू लाइंस कहा। ठीक है, होप आपको एक बात तो क्लियर हो गई ना। हम अगला पॉइंट समझते हैं कि अगर स्क्यू लाइंस है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो किस बात को या किस पॉइंट को हमने कैसे डिफाइन किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा। ठीक है, मान लो लाइन का मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, L1 लाइन ये मान लिया, दूसरी लाइन L2 को हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसा और ये इसके ऊपर से कुछ ऐसे निकल जा रहा है ना। अभी मानो इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से डिफाइंड है। तो डियर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, और वो एक लाइन सेगमेंट ए बी इस तरह से हमने बनाया। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट ऐसे बनाया कि जो L1 और L2 दोनों पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, वेयर ए बी किस तरह से है, ए बी जो है वो दैट इज परपेंडिकुलर टू L1 है, और साथ में ए बी क्या है, परपेंडिकुलर टू L2 है। मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट ए बी हमने बनाया, मतलब एक पॉइंट ए लिया हमने L2 पर, एक पॉइंट बी लिया L1 पर, इस तरह से लिया कि इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो वो जो ए बी लाइन सेगमेंट बना। तो ए बी जो सेगमेंट है एक्चुअली वो दोनों पे कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस के बीच का उसको हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये बात क्लियर हुई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली हम किसे कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक इस तरह का डिस्टेंस, मतलब एक हमने ऐसा लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो उस जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा, मतलब ए बी का जो लेंथ आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होप आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लियर हो गया और स्क्यू लाइंस क्लियर हो गया। अब बात आती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने ज्योमेट्रिकली देख तो लिया कि जो ए बी है इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करने का मेथड क्या रहेगा, अब इसको समझते हैं हम। मेथड टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट में इसको हमने लिख दिया एच डी। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन L1 मान लिया, एक लाइन हमने L2 मान लिया। ठीक, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बोला, एक ऐसा सेगमेंट हो गया, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, मान लो कि ऐसे और इस तरह से यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, तो इस सेगमेंट को हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, मतलब मुझे ए बी लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब बात हम दोनों लाइनों को समझते हैं कैसे। अगर मान लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो लाइन L1 और L2 दोनों गिवन है। अगर दोनों लाइन गिवन है हमारे पास में, तो ये लाइन जो L1 होगा तो किसी ना किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा।
मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमने ए डैश ले लिया, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए मान लेते हैं, मतलब लाइन जो L1 है वो ए डैश पॉइंट से पास कर रहा है, और इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है बी वेक्टर ले लेते हैं। L2 लाइन भी गिवन है, तो ये भी किसी न किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, अगर लाइन गिवन है तो मान लेते हैं कि इस लाइन जो है किसी पॉइंट सी डैश से पास कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, और इस लाइन के अलोंग हमने वेक्टर मान लिया डी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डी वेक्टर हमने ये मान लिया, तो ये लाइन हमारे पास दोनों लाइन गिवन लाइंस हो गए, मतलब ये डेटा गिवन है आपके पास में। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आपको निकालना रहेगा तो पहला काम तो आप क्या करोगे स्टेप 1 में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू विल फाइंड नॉर्मल वेक्टर n, मतलब n वेक्टर आप फाइंड आउट करोगे, मतलब एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करोगे जो L1 और L2 पर परपेंडिकुलर हो। L1 L2 दोनों परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर क्या होगा, b क्रॉस d होगा। तो b क्रॉस d जो वेक्टर है एक्चुअली वो b पर भी परपेंडिकुलर होगा और d पर भी परपेंडिकुलर होगा। लेट इसको हमने क्या नाम दे दिया, n वेक्टर नाम दे दिया। तो n इक्वल टू पहले आप फाइंड आउट कराओगे b क्रॉस d फाइंड आउट करोगे, मतलब नॉर्मल वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप समझो, मान लो कि ये वेक्टर b है और ये वेक्टर d है, ठीक है, तो जो b क्रॉस d वेक्टर होगा एक्चुअली वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, b और d दोनों परपेंडिकुलर होगा। मतलब b क्रॉस d कैसा होता है, b पर भी परपेंडिकुलर होता है और d पर भी परपेंडिकुलर होता है। अभी के हिसाब से हमने जो एक ऐसा वेक्टर निकालना था, ए बी के अलोंग मुझे एक वेक्टर निकालना था जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी क्रॉस डी रहेगा, तो बी क्रॉस डी को ध्यान से देखो तो बी पर भी परपेंडिकुलर है और ये डी पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब L2 लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, L1 पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहला काम तो हमने किया ए बी वेक्टर फाइंड आउट किया। ना स्टेप 2 में हम काम क्या करेंगे, स्टेप 2 अब क्या करना चाहिए आपको, एक ए डैश सी डैश वेक्टर फाइंड आउट करना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, फाइंड ए डैश सी डैश वेक्टर। अब ए डैश सी डैश वेक्टर निकालोगे और ये किसके इक्वल आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए डैश सी डैश वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। अब बात ये कि ये सब तो हमने निकाला है, पर अब मुझे फाइंड आउट करना क्या था एक्चुअली में, तो मुझे फाइंड आउट करना था ए बी लेंथ, ए बी लेंथ को फाइंड आउट करना था। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ए बी लेंथ निकालते हैं। तो ए बी जो लेंथ होगा, तो ध्यान समझो ए बी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए डैश सी डैश अलोंग एन वेक्टर इज कॉल्ड ए बी डैश। तो वो क्या होगा, अपने आप में ए बी डैश होगा, सॉरी ए बी लेंथ होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ए डैश सी डैश का जो प्रोजेक्शन हमने निकालेंगे ए बी के नॉर्मल के अलोंग, ठीक है, ए बी के अलोंग जो वेक्टर है उसके अलोंग जब हम निकालेंगे लेंथ, प्रोजेक्शंस निकालेंगे, तो वो एक्चुअली किस बात को देगा, ए बी लेंथ देगा। अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे निकालें। अब ए डैश सी डैश का प्रोजेक्शन अलोंग दिस एन वेक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो ए बी लेंथ कैसे आएगा। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। और अगर मान लो ए बी लेंथ निकल आया, तो ए बी लेंथ को तो हमने क्या बोल रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रखा है। और दूसरी बात, ए डैश सी डैश का प्रोजेक्शन अगर मुझे नॉर्मल के अलोंग लिखना है तो वो क्या फॉर्मूला आता है, ए डैश सी डैश वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, मॉड ऑफ एन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ए डैश सी डैश मतलब इस ए डैश सी डैश का प्रोजेक्शन अलोंग दिस एन वेक्टर, जिसके अलोंग लेना होता है हमेशा करते क्या है, पहले दोनों का डॉट लेते हैं, अपॉन में क्या करें, जिसके अलोंग लेना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं एक्चुअली कैसे आया। तो पहले तो देखो आप एक बात ये समझो, प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। मान लो कि एक लाइन ए बी है और एक लाइन सेगमेंट मैंने ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ए बी का मुझे प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग दिस लाइन एल चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैं करूंगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सिमिलरली एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। मान लेते हैं कि ये तो हमारे पास ए डैश पॉइंट आया और ये हमारे पास क्या आ गया, बी डैश पॉइंट आ गया। तो ए डैश बी डैश जो लेंथ होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग एल। ठीक है, ए बी का प्रोजेक्शन अलोंग द एल। ठीक है स्टूडेंट, अब ए बी का प्रोजेक्शन लेना है अलोंग दिस लाइन, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला। अब बात ये समझना है कि एक्चुअली ऐसा करने से आंसर क्यों आ गया। ठीक है, तो अब मुझे करना है ए डैश सी डैश का प्रोजेक्शन लेना है अलोंग दिस नॉर्मल वेक्टर। तो अब करोगे क्या, अब ए से परपेंडिकुलर डालोगे, इस लाइन में जब परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ से ए से जब परपेंडिकुलर डाला तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश आया। ठीक है, सिमिलरली मैं सी से जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, बी आएगा। जैसे यहाँ पर हमने बी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है तो बी डैश आया है।
ठीक, तो ए डैश सी डैश का जब हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, प्रोजेक्शन आ क्या रहा है, ए बी आ रहा है, और ए बी जो लेंथ है, एक्चुअली लेंथ कैसा है, शॉर्टेड डिस्टेंस है। ठीक, तो आपको ये बात तो मालूम चल गया, और ए डैश सी डैश का अगर मैं प्रोजेक्शन लूंगा ए बी के अलोंग, मतलब नॉर्मल के अलोंग, तो ए बी आएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात है कि अगर मान लो प्रोजेक्शन लेते कैसे है, मतलब ए बी के अलोंग मान लो कि अगर वेक्टर ए है और इस लाइन के अलोंग वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए बी ए का प्रोजेक्शन अलोंग द वेक्टर बी लिखना है, तो वो कितना आता है, ए डॉट बी दोनों का डॉट, और जिसके अलोंग ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो जैसे ये फॉर्मूला रहता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो हम ए डैश सी डैश का प्रोजेक्शन अलोंग दिस वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, जो ए बी के अलोंग वेक्टर है एन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी लेंथ आ जाएगा, तो ए बी लेंथ क्वेश्चन कितना आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए डैश सी डैश अलोंग एन। और ये प्रोजेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, ये लिख देंगे ए डैश सी डैश डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ एन आ जाएगा। तो डिस्टेंस ये क्या आ गया हमारे पास, शॉर्टेड डिस्टेंस आ गया। होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर है और इसको फाइंड आउट करने का प्रोसीजर भी क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ, सारी बातों को फिर से समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्या था, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, मतलब दो स्क्यू लाइंसों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना था। स्क्यू लाइंस क्या कहते हैं, इस तरह की लाइंस जो पैरेलल भी नहीं है और साथ में इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। ठीक है, उस तरह की लाइनों को हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया, एक लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी है, सच दैट कि वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर हो, उस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस कहते हैं। और उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहता है, तो मान लो कि इस लाइन का, ये लाइन ए पॉइंट ए से पास कर रही है, वेक्टर बी के अलोंग है, ये पॉइंट सी से पास कर रहे हैं, वेक्टर डी के अलोंग है। ठीक है, तो पहला काम तो आप क्या कराओगे, एक नॉर्मल वेक्टर एन निकालोगे, बी क्रॉस डी फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर एन निकालोगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आप ए डैश सी डैश वेक्टर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और इस वेक्टर का इस नॉर्मल के अलोंग आप प्रोजेक्शन ले लोगे, जो अपने आप में क्या देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या है, इस वाले स्टेप में कंफ्यूज करते हैं, उनको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो उनको एक बात ध्यान रखनी है, एक्चुअली क्या है कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो क्या करो, जो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का जो मेथड है, प्रोसीजर है, आप उसको याद रखिए। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आपको समझ में भी आ जाता है तो आप करते क्या, उस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई ही करोगे। तो ज्यादा बढ़िया ये है कि आप डायरेक्ट इसको याद ही रखो ना, और वैसे भी समझने के बाद भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके प्रोसीजर को ध्यान रखो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।